डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 12th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन जो प्रजनन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है उसकी लगातार प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए अर्थ पे रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यदि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनकी जो लाइफ है और लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो स्टॉप हो जाएगा। कीज का मतलब होता है स्टॉप होना, तो उनका अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। सेकंड क्वेश्चन इज विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर? इनमें से कौन सा जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वो बेटर माना जाता है नेचर के हिसाब से, ए सेक्सुअल या सेक्सुअल, और क्यों? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बेटर रहता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग्स जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, नई जनरेशन जो आती है वो जेनेटिकली यूनिक होती है पेरेंट्स से। यूनिक का मतलब डिफरेंट होती है। थोड़े बहुत जो चेंजेज हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं और यही चेंजेस हैं वो वेरिएशन कोज करते हैं। इट आल्सो मीन्स दैट द ऑफस्प्रिंग्स विल बी मोर रेजिलियंट एंड बी एबल टू सर्वाइव बेटर देन आइदर पेरेंट ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। रेजिलेंट मीन्स एक हिसाब से हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके प्रति जो एक हार्मफुल इफेक्ट किसी भी ऑर्गेनिजम्स में शो हो सकता है उसके प्रति वो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट कर सकते हैं, और इसी की वजह से वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे ढंग से नेचर के अंदर सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी जेनेटिक वेरिएशन होती हैं वो यूजफुल वेरिएशंस रहती हैं, और जैसे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए उस ऑर्गेनिजम्स को, उस ऑफस्प्रिंग को अडेप्ट होने में उन जेनेटिक वेरिएशन से मदद मिलती है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन? क्लोन मीन्स बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी, जैसे हम फोटोकॉपी निकालते हैं। तो क्लोन क्यों बोला जाता है जो ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं? द ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर रेफर टू एज क्लोन बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली ए सिंगल पेरेंट। क्योंकि यूनिसेक्सुअल पेरेंट या यूनिसेक्सुअल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है और कुछ चेंजेस हैं वो किसी दूसरी जगह से आने के कोई चांस ही नहीं होते। फर्दर मोर देयर इज नो रिकम्बिनेशन ऑफ जीन, और वहाँ पे रिकम्बिनेशन मीन्स जीन्स के एक्सचेंज होना एक दूसरे के साथ। जैसे क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं तो क्रॉसिंग ओवर से जो जीन है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रिकॉम्बिनेशन का सवाल ही नहीं उठता। एंड द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जीन का जो मेकअप है, जीन का जो सेटअप है वो भी पेरेंट्स के जैसा ही रहता है, नए ऑफस्प्रिंग्स का भी। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, व्हाई इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू? तो ये हमने देख लिया है कि सेक्सुअल मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो जेनेटिकली वेरीड होते हैं उनके पेरेंट्स से। तो ये क्या हमेशा ही, और जो उनकी जेनेटिकली वेरिएशन की जो कैपेसिटी है उनको सर्वाइवल के लिए उनको बेटर चांसेस देती है, और ये क्या स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू रहती है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेड टू अकर व्हेन टू गैमेट्स फ्यूज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी टाइम माना जाता है जब दो डिफरेंट पेरेंट से या फिर एक ही पेरेंट के डिफरेंट पार्ट से दो गैमेट आके फ्यूज होते हैं, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स दैट आर जेनेटिक वेरिएंट ऑफ द पेरेंट्स। इससे ऐसे ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, ऐसे जो नई जनरेशन है वो पैदा होती है जो कि अपने पेरेंट्स से जेनेटिक मेकअप के बेस पे अलग होती है, एंड देयरफॉर आर एबल टू सर्वाइव बेटर। इसलिए वो अच्छे ढंग से भी नेचर के अंदर सर्वाइव कर सकती है, जीवित रह सकती है। However, the organism produced by sexual reproduction do not always survive more than those produced by asexual reproduction। और ये बात आ गई यहाँ पे कि ये बात हमेशा सच नहीं होती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए जो ऑफस्प्रिंग है उनसे बेटर हमेशा ही ये सर्वाइव करेंगे। समटाइम्स द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर्वाइव बेटर। तो कुछ बार ऐसा होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं
ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ज़्यादा बेटर ढंग से सर्वाइव कर पाते हैं। आल्सो इट इज़ ए फेयरली क्विक प्रोसेस एंड कंज्यूम्स लेस एनर्जी एंड टाइम। और साथ में जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बड़ी फास्ट प्रोसेस होती है और लेस एनर्जी कंजप्शन होता है। जो गैमेट वगैरह प्रोडक्शन में जो एनर्जी लगती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उस एनर्जी से भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स है वो बच जाते हैं, इसलिए उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कम एनर्जी कंज्यूम करती है, इसलिए ये भी एक वहाँ पे चांस रहता है कि वो बेटर सर्वाइव कर पाते हैं। Fifth question is how does the progeny formed from asexual reproduction differ from those formed by sexual reproduction? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी जो ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऑफस्प्रिंग से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए सिंगल पेरेंट। ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जो आंसर हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो सिंगल पेरेंट से पैदा होते हैं एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, कुछ भी चेंज है वो दिखाई नहीं देता ऑफस्प्रिंग में। वेयरएज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोजेनी है वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से मिलके बनती है, जो जाइगोट बनता है और जिसकी वजह से वो जेनेटिकली यूनिक का मतलब थोड़ा अलग मिलती है अपने पेरेंट्स से। सिक्स्थ क्वेश्चन इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिफरेंशिएट करना है, इनके बीच में जो डिस्टिंग्विश है जो अंतर है वो स्पष्ट करना है। तो यहाँ से हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियरिटी लेंगे, जैसे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा और राइट हैंड साइड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो शो किए गए हैं। इट टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन्हें पढ़ा है, जबकि यहाँ पे केवल एक सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑर्गेनिजम्स है वो डेवलप होता है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, यूनिक होते हैं, जेनेटिकली यूनिक हमने एक वर्ड पढ़ा है कई बार इससे पहले। द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स एंड आर नोन एज क्लोन। ये ऐसे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, इसलिए उनको क्लोन्स बोला जाता है। इट इज फाउंड इन हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल द वर्टिब्रेट्स। ये एडवांस ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है क्योंकि एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, जबकि ये कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में एक प्रिमिटिव टाइप का हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन रहता है। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है, ये फास्ट प्रोसेस होती है और इसमें काफ़ी एनर्जी कंजप्शन होता है, इसमें एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है। ये पॉइंट हमने प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर्स में भी डिस्कस किया है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड नियरली मोस्ट अदर हायर लाइफ फॉर्म्स एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ह्यूमंस में, उन्हीं में से एक है। कंजुगेशन कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज द बैक्टीरियल इक्विवेलेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के केस में प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, उनके अंदर भी एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है जिसमें दो बैक्टीरिया है वो पास में आते हैं और अपना जो डीएनए है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो उसको भी हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं। एक एक्सेप्शन रहता है कि प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जबकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ते हैं, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इवन क्लोनिंग इज कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग क्या होता है, जैसे डोली शिप की जो क्लोनिंग है वो की गई थी किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से, उसके सोमैटिक सेल से पूरा ऑर्गेनिजम्स है हम लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही रहता है। सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव टू सुटेबल एग्जांपल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है और दो एग्जांपल हमने इसके दर्शाने हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट्स। ज़्यादातर ये प्लांट्स में ज़्यादा पाई जाती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली फॉर्म है प्लांट्स में। इन दिस ए फ्रेगमेंट ऑफ ए प्लांट इज यूज्ड टू ग्रो अनदर प्लांट। किसी प्लांट का हम एक छोटे से टुकड़े से जो पूरा प्लांट है, नया प्लांट है, वो ग्रो कर सकते हैं। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस नेचुरली एज वेल एज आर्टिफिशियली बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो नेचर में अपने आप वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ को हम आर्टिफिशियली भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। एंड द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के
बिल्कुल कॉपी होती हैं। एग्जाम्पल है जिंजर एंड गार्लिक, दो हमने एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे पूछे थे। तो जिंजर गार्लिक और ब्रायोफाइलम लीफ से रिप्रोडक्शन कर सकता है, और पोटैटो है, शुगर केन है, रोज है, ये काफ़ी सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर मेन जो कंडीशन होती है वो प्लांट के सीड के अलावा, सीड से यदि रिप्रोडक्शन करता है प्लांट तो वो सेक्सुअल मोड में चला जाएगा। उसके अलावा जी किसी भी पार्ट से, चाहे लीफ से, चाहे रूट से, चाहे स्टेम से, किसी भी पार्ट से जब नया प्लांट है वो प्रोड्यूस होता है तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। उसके बाद है जो 7वें क्वेश्चन में ही पूछा गया है, व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 7th का ही ये पार्ट है। क्वेश्चन की लेंथ काफी बड़ी थी इसलिए इसको 2 पार्ट्स में हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों माना जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों? एज इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स कोई फ्यूज नहीं होते, कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती है। इसमें हम नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, किससे? किसी भी पेरेंट से, जो प्लांट पेरेंट होता है वहां से कुछ हम फ्रेगमेंट लेते हैं, और जो नए प्लांट बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं अपने पेरेंट प्लांट के। तो इसी वजह से इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है। उसके बाद डिफाइन कुछ टर्म्स हैं वो हमने डिफाइन करनी है। जैसे सबसे पहली टर्म है जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है? द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन एन ऑर्गेनिजम्स बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ये वो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जन्म लेने से और रिप्रोडक्टिवली कब तक मैच्योर होता है, उस टाइम को हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ह्यूमंस के केस में जैसे जन्म से जो प्यूबरिटी की एज होती है उसके बीच का जो भी टाइम पीरियड है वो जुवेनाइल फेज बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज ये वो फेज है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअली। इन मेल्स इट लास्ट अंटिल डेथ। मेल्स में, ह्यूमन मेल की बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव फेज डेथ तक चलता है, लेकिन फीमेल्स में जो मीनोपाज स्टेज आ जाती है तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है एट द एज ऑफ 45 to 50। तो 50 तक ही जो मैक्सिमम फीमेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, जबकि मेल्स में जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो टिल डेथ बनती रहती है। सेनिसेंट फेज, इट इज द पीरियड ऑफ एजिंग इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बुढ़ापे की स्टेज होती है जिसके अंदर जो वो डेथ के करीब पहुंचता रहता है, तो उस फेज को हम सेनिसेंट फेज बोलते हैं। 9th क्वेश्चन इज हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाई? हायर मीन्स एडवांस जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एव्स हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस तरीके से नेचर ने उनको रिसोर्ट किया है, उनको चुना है, किसके बावजूद? उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद। क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है उसमें नई प्रोसेस को ऐड करना उतना ही टिपिकल काम हो जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस और स्लो प्रोसेस है। और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेबर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, तो फिर भी उनके अंदर रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप क्यों पाया जाता है, वो ये सेक्सुअली क्यों नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो हायर ऑर्गेनिजम्स अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्पाइट इट कॉम्प्लेक्स नेचर बिकॉज द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्यूजन से प्रोड्यूस होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट के, और इसलिए जेनेटिक वेरिएशन वहाँ पे कोज होती है। और यही एक जो ओनली रीजन रहेगा कि नेचर है केवल वो वेरिएशंस को ज़्यादा प्रेफर करती है, वेरिएशन ही बाद में इवोल्यूशन का कारण बनते हैं, और इवोल्यूशन बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है नेचर में। तो जहाँ तक है कि वेरिएशंस के लिए ही केवल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को चुना गया है नेचर के द्वारा। ड्यू टू दीज वेरिएशन दे आर वेल अडेप्टेड टू डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। जितने भी चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट में, बिकॉज चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और एनवायरमेंट में जो चेंजेस है वो डे बाय डे कंटिन्यूसली होते रहते हैं, और उसके लिए ऑर्गेनिजम्स को अडप्ट होना पड़ेगा। और अडप्ट कैसे होएगा? जब वो वेरिएशन उसके अंदर होंगी, एंड हैंस यूजुअली हैव हायर रेट्स ऑफ सर्वाइवल, जिसकी वजह से वो बड़े अच्छे ढंग से सर्वाइव कर सकता है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। मियोसिस एंड माइटोसिस के बारे में हम 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 रहता है सेल डिवीजन एंड साइकिल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उनके अंदर काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं। और मियोसिस हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किस जगह पे, गैमेटोजेनेसिस स्टेज पे, जहाँ पे गैमेट्स हैं वो फॉर्मेशन होती है पेरेंट्स से। तो ये इंटरलिंक्ड क्यों है? तो मियोसिस इज द प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान ही रहती है मियोसिस प्रोसेस। और गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ हाउ द गैमेट्स आर फॉर्म्ड। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को ही गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। मियोसिस की वजह से जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड बन पाते हैं, क्योंकि वैसे तो एक ऑफस्प्रिंग है, जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो डिप्लॉइड रहता है, खासकर जो हायर ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉइड रहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जो गैमेट्स हैं उनको हैप्लॉइड बनाना पड़ता है, इसलिए मियोसिस है वो नेसेसरी हो जाती है वहाँ पे। हैंस बोथ द प्रोसेस आर सेड टू बी इंटरलिंक्ड। इसलिए हम बोलते हैं कि दोनों प्रोसेस इंटरलिंक्ड रहती हैं, क्योंकि गैमेट के टाइम ही मियोसिस फॉर्मेशन होती है। वैसे बहुत कम चांसेस रहते हैं मियोसिस प्रोसेस के शो होने के। उसके बाद आइडेंटिफाई ईच पार्ट इन द फ्लावरिंग प्लांट एंड राइट वेदर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। कुछ हमारे सामने 6 ऐसे प्लांट पार्ट दिए गए हैं, उनके बारे में हमने उनकी प्लॉइडी बतानी है कि कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम उनके पास हैं। जैसे ओवरी है तो ओवरी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एंथर के अंदर भी सेम डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एग के अंदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, क्योंकि एग एक फीमेल गैमेट रहता है। पोलन ग्रेन भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती हैं, क्योंकि जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या फिर माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं, जो चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादा डिटेल रहती है, तो उसमें जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन मदर सेल से जब बनता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन रहती है वहाँ पे मियोसिस के द्वारा। और उसी माइक्रोस्पोर टेट्राड से फिर 4 जो पोलन ग्रेन है वो बनते हैं, हैप्लॉइड सेट रहता है। और मेल गैमेट है जो कि पोलन ग्रेन में जो पोलन ट्यूब बनती है तो उसमें मेल गैमेट पाए जाते हैं, तो मेल गैमेट भी हैप्लॉइड रहता है। और हैप्लॉइड जब फ्यूज होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट, तभी जाइगोट जो बनता है वो भी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर पाई जाती है। नेक्स्ट इज डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स डिसएडवांटेज। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी होता है, तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देख लेते हैं पहले। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसकी खास बात क्या है, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बॉडी से बाहर होती है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन किन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पाई जाती है, एम्फीबियंस में, जैसे फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, मेंढकों में ज़्यादा पाई जाती है। और इसकी कमी क्या है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ गैमेट्स आर वेरी लेस। अब इसमें मेल है, जो मेल फ्रॉग है वो गैमेट्स से बाहर रिलीज करता है, फीमेल फ्रॉग है वो ओम बाहर रिलीज करती है वाटर के अंदर, मेनली एक्वस एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से बाहर उनको बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स या फिर प्रीडिएटर्स रहते हैं वाटर में, फीसीज वगैरह है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि उनके गैमेट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिसकी वजह से इनके सर्वाइवल काफ़ी घट जाते हैं। नॉट ऑल द गैमेट्स आर फर्टिलाइज्ड, और सारे जो गैमेट्स हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते। द गैमेट्स माइट डेसिकेट, जो गैमेट्स हैं वो कहीं ना कहीं वाटर से यदि किसी किनारे वगैरह पे चले गए तो वहाँ पे सूख के खराब हो सकते हैं। द प्रीडेटर यूजुअली ईट द एग्स, और प्रीडेटर्स भी ज़्यादातर एग्स को खा जाता है। और भी क्या रहेगा इसमें, एक पॉइंट और जो हम ऐड कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गैमेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जिसमें जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होती है। यहाँ पे सिंगल फीमेल गैमेट से काम नहीं चलता, वैसे मेल गैमेट तो वैसे भी एनॉर्मस अमाउंट में ही प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन यहाँ पे फीमेल गैमेट्स हैं वो भी ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ताकि जो सर्वाइवल ऑफ जो सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसको बढ़ाया जा सके। 13 क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन अ जूस्पोर एंड जाइगोट। जाइगोट और जूस्पोर में हमने यहाँ पे डिफरेंस है वो बताना है।
तो टेबल से समझेंगे हम। जो जूस पोर्स होते हैं वो जूस पोरेंजियम एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जूस पोर्स बनते हैं, लेकिन जो जाइगोट है वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जूस पोर्स को पढ़ते हैं, जबकि जाइगोट को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा जाता है। जूस पोर्स फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल रहते हैं, ये हम गति कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला एक मूविंग स्ट्रक्चर होती है, जबकि जाइगोट नॉन मोटाइल रहता है, ये अपने आप मूव नहीं कर सकता। कैन बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जूस पोर्स की दोनों नेचर पाई जाती है, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी, लेकिन जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड ही मिलेगा। जूस पोर्स डिस्पर्जल में पार्टिसिपेट करते हैं। डिस्पर्जल मीन जब ये फॉर्मेशन होती है जूस पोर्स की, ये किसी दूसरी जगह पे एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा मूव करवाए जा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जो प्लांट्स हैं, खासकर प्लांट्स या फिर फंजाई के अंदर ये ज़्यादा कंडीशन पाई जाती है, जूस पोर्स की एल्गी में पाए जाते हैं, तो ज़्यादा दूर तक वो अपना जो अस्तित्व है उसको फैला सकें, अपने ऑर्गेनिज्म्स को फैला सकें। लेकिन जाइगोट का ऐसा कोई डिस्पर्जर से रिलेटेड कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये डिस्पर्जल में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें, जो स्पोर्स एल्गी, फंजाई और प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं, जबकि हायर ऑर्गेनिजम्स में ही जाइगोट है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने जो अंतर है वो स्पष्ट करना है, तो इसको भी हम टेबल से समझेंगे। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, यदि 2 मार्क्स में आते हैं तो 2-3 पॉइंट्स आर एनफ, 3 में है तो 3 के लिए भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, 3 मार्क्स के लिए भी, वो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। तो गैमेटोजेनेसिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो गैमेट्स बनते हैं, जैसे ह्यूमन केस में स्पर्म एंड ओवम बनने की जो प्रोसेस है उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोल सकते हैं। जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस में जो जाइगोट से जो आगे की स्टेजेज आती हैं, जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो के अंदर जो भी डेवलपमेंट है, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं, तो उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस हम बोल सकते हैं। बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस तो होती ही है, माइटोसिस भी होती है क्योंकि नंबर इंक्रीज करना पड़ता है गैमेट्स का। जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस में कोई मियोसिस नाम की चीज नहीं मिलेगी, वहां पे केवल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के लिए माइटोसिस ही होती है। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस आर द टू प्रोसेसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ये हमने पढ़ लिया, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रहती है, फीमेल में oogenesis प्रोसेस रहती है। जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस लीड्स टू द ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, और एक ही होती है ये प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस के, कोई 2 टाइप रहते नहीं है। और ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स ऑर्गन्स बनने एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद ही स्टार्ट होते हैं। और ये हमने पॉइंट शुरुआत में डिस्कस कर लिया कि फर्टिलाइजेशन से पहले होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद में होती है। इन एनिमल्स इट अकर्स इनसाइड द ओवरीज एंड टेस्टिस ऑफ द एनिमल्स एंड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया इन द प्लांट्स। एनिमल्स के केस में ये जो प्रोसेस है ओवरीज में फीमेल में पाई जाती है, और टेस्टिस मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। जबकि प्लांट्स में एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया मेल पार्ट को बोला जाता है और आर्किगोनिया फीमेल पार्ट को बोला जाता है। खासकर जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनकी बात की गई है यहाँ पे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स जैसे। जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, खासकर जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर तो स्टेमन और ओवरी के अंदर जो पिस्टल है उनके अंदर ये कंडीशन है वो पाई जाती है। इट अकर्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल। ये तो केवल ज़्यादातर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही पाई जाती है, और फीमेल गैमेटोफाइट एक ऐसी जगह होती है जिसको एम्ब्रियोसैक भी बोला जाता है, प्लांट्स में उस स्ट्रक्चर में एम्ब्रियोजेनेसिस है वो मिलती है। गैमेटोजेनेसिस में हैप्लॉइड गैमेट्स हैं वो बनते हैं, जबकि यहाँ पे डिप्लॉइड सेल हैं वो बनती हैं। यहाँ पे हैप्लॉइड सेट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, क्योंकि मियोसिस की वजह से, यहाँ पे रिडक्शन और डिवीजन की वजह से ही सेट है वो आधे रह जाते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड रह जाते हैं, जबकि यहाँ पे जो आगे की सेल्स हैं वो डिप्लॉइड ही बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन आ फ्लावर। फर्टिलाइजेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है वैसे एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो उसके बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो जाइगोट
है वो ओव्यूल के अंदर बनना शुरू हो जाता है, जिसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स एक्सेप्ट पिस्टल ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल्स हैं, बाह्यदल जिसको हिंदी में बोलते हैं, पेटल्स पंखुड़ियाँ जो कलर्ड पार्ट होता है, स्टेमन्स जो मेल पार्ट है, ये सभी विदर का मतलब सूखना शुरू हो जाते हैं, डेथ हो जाती है इनकी और गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। केवल पिस्टिल है पार्ट जो फ्लावर का, वो सरवाइव करता है। जायगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, जायगोट से एम्ब्रियो बनना है वो स्टार्ट हो जाता है, और ओव्यूल्स हैं वो सीड में बनना शुरू हो जाता है। ओव्यूल जो कि फीमेल गैमेटोफाइट, जो ओव्यूल के लिए जो साइंटिफिक वर्ड यूज किया जाता है वो मेगास्पोरेंजियम है, जबकि फीमेल गैमेटोफाइट जो एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। तो जो बात की गई ओव्यूल की, ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट है वो बन जाता है, विच डेवलप से थिक वाल कॉल्ड पेरिकार्प, और फ्रूट के ऊपर जो पेरिकार्प है वो बननी शुरू हो जाती है, और पेरिकार्प में 3 लेयर रहती हैं, एंडोकार्प, मेसोकार्प एंड एपिकार्प। एपिकार्प छिलका होता है फ्रूट का, और कुछ फ्रूट्स में सारे पार्ट एडिबल होते हैं और कुछ में मेसोकार्प या एंडोकार्प खाया जाता है। जैसे मैंगो है, मैंगो में जो छिलका उतारते हैं हम वो एपिकार्प रहता है, मेसोकार्प हम खाते हैं, एडिबल पार्ट है, और जो एंडोकार्प है वो स्टोनी लेयर होती है, जो गुठली जो रहती है उसके ऊपर जो मजबूत परत रहती है, तो उसको हम एंडोकार्प बोलते हैं। दैट इन द प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, तो मेन काम इनका प्रोटेक्शन का ही रहता है। और एडिबल क्यों बनाया जाता है, ताकि जो एनिमल्स हैं, खासकर जो बर्ड्स हैं और ह्यूमंस हैं और इसके अलावा कुछ और एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, वो इनको खाने के पर्पज से जब इनको कहीं दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो सीड डिस्पर्जन में मदद मिलती है। तो जो मेन फंक्शन है फ्रूट का, फ्रूट बनाने का, क्यों एनर्जी यूज की जाती है प्लांट के द्वारा फ्रूट बनाने के लिए, क्योंकि सीड बनने के बाद तो फर्टिलाइजेशन का वैसे भी काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उस सीड को ज़्यादा दूर दूर तक फैलाने के लिए एनिमल्स उस फ्रूट को खाएं और सीड है वो दूर तक फैलाएं, इसलिए फ्रूट है उसको बनाया जाता है। आफ्टर डिस्पर्जल सीड जर्मिनेट, जैसे ही डिस्पर्स होएगा सीड उसके बाद उसकी जर्मिनेशन है, मिट्टी के अंदर जहाँ भी गिरेगा वो सीड जर्मिनेट है वो स्टार्ट होएगा, अंडर द फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, जैसे उसको टेम्परेचर है, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, वो सारी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो उसके बाद नए प्लांट्स हैं वो सीड से बनना शुरू हो जाते हैं। 16 क्वेश्चन इज व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम योर नेबरहुड एंड राइट देयर साइंटिफिक नेम। तो ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। तो डेफिनेशन हम देखते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल या फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो पाई जाती हैं, स्टेमन एंड पिस्टल दोनों स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में मिलते हैं, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। द एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड्रोसियम है जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोला जाता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को साइंटिफिकली गाइनोसियम बोला जाता है। और जो स्टेमन है वो एक पार्ट होता है एंड्रोसियम का, और इसी तरीके से पिस्टल या कार्पल है वो एक सिंगल पार्ट के लिए नाम दिया जाता है गाइनोसियम के। तो कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे आसपास में मिलते हैं। जैसे टोमेटो है, टोमेटो का साइंटिफिक नेम रहता है सोलेनम लाइको पेरिस्कम। और उसके बाद टूलिप या टूलिपा, और उसके बाद सनफ्लावर का जो साइंटिफिक नेम है एलियंथस। मस्टर्ड को ब्रासिका बोलते हैं, और डैफोडिल ये काफ़ी सजावटी प्लांट्स के रूप में यूज किया जाता है, तो इसको नैर्किसस एक साइंटिफिकली इसको बोला जाता है। तो नेबरहुड में हमारे आसपास में ये जो फ्लावर्स हैं वो आसानी से मिल सकते हैं। चाइना रोज है वो भी काफ़ी देखने को मिलता है, तो वो भी हम यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं, हिबिस्कस बोलते हैं उसको साइंटिफिकली। 17 क्वेश्चन इज एग्जामिन अ फ्यू फ्लावर्स ऑफ एनी ककरबीट प्लांट। ककरबीट पूरी फैमिली है ककरबिएसी, जिसके अंदर जो लौकी है, खरबूजा, कद्दू, काफ़ी सारे प्लांट्स आ जाते हैं। तो इनके कुछ हमने फ्लावर्स हैं वो स्टडी करने हैं, और उनके स्टैमिनेट और पिस्टलेट फ्लावर्स मीन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैं वो ढूंढने हैं। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इस लास्ट पार्ट पूछा गया इसमें कि क्या हम ऐसे कुछ और प्लांट के नाम भी बता सकते हैं
जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वो पैदा करते हैं। फ्लावर्स दैट बियर स्टेमन, जिसके अंदर स्टेमन्स हम आसानी से देख पाते हैं उनको स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, जबकि जहाँ पे पिस्टल या कार्पल पाया जाता है तो उनको पिस्टलेट फ्लावर, फीमेल पार्ट जो पाया जाता है तो उसको पिस्टलेट फ्लावर बोलते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस किए जाते हैं इन प्लांट्स के द्वारा। ककरवीट प्लांट्स बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ककरवीट के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहते हैं क्योंकि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सेमी प्लांट पे पाई जाती है लेकिन फ्लावर अलग अलग रहते हैं। द स्टेमिनेट फ्लावर ऑफ ककरवीट हैव पेटल्स दैट आर कलर्ड ब्राइट येलो, ककरवीट के अंदर जो भी ऐसे फ्लावर हम देखते हैं जो बिल्कुल चमकीले पीले रंग के पंखुड़ियों के होते हैं तो वो स्टेमिनेट या मेल फ्लावर होते हैं। इट आल्सो हैज स्टेमन्स विच फंक्शंस एज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, तो स्टेमन यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का काम करते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं फ्लावर्स की वो पिस्टल होती हैं जो कि पिस्टलेट फ्लावर्स पे पाई जाती हैं। और एग्जाम्पल हमसे पूछा गया जो पपाया है वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, और पपाया के अंदर तो प्लांट भी डिफरेंट पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल प्लांट, तो जिसकी वजह से यहाँ पे डायोसियस कंडीशन पाई जाती है। 2 बॉडीज प्रेजेंट होती हैं एक ही स्पीसीज की, मेल एंड फीमेल बॉडी, जैसे ह्यूमंस भी डायोसियस कंडीशन में आते हैं। तो पपाया इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे बता सकते हैं। Next and the last question is, why are the offsprings of oviparous animals at a greater risk as compared to offsprings of viviparous animals? Oviparous means egg laying animals के जो offsprings हैं वो ज़्यादा खतरे में क्यों रहते हैं, किसके कंपैरिजन में, viviparous animals के offsprings के कंपैरिजन में। viviparous means जो young ones को प्रोड्यूस करते हैं। ओविपारस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अंडे देते हैं एंड मैच्योर आउटसाइड द मदर, और इनके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या फिर एग हैं वो मदर की बॉडी से बाहर हैं, वो मैच्योर होते हैं। जैसे जो एग हैचिंग में टाइम लगता है तो लगभग जैसे 21 डेज लगता है हैन के अंदर, तो जो टाइम पीरियड है 21 डेज वो बड़ा क्रूशियल टाइम पीरियड रहता है कि कोई भी प्रीडिएटर उस एग को उस टाइम मदर यदि इधर उधर यदि फूड पर्पज के लिए इधर से उधर जाती है तो हर टाइम तो वो एग के पास नहीं रह सकती, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर सर्वाइवल रेट है वो घट जाता है। दीज एग्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय प्रीडिएटर और एनवायरमेंटल फैक्टर, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर भी उस चीज़ को, उस एग को वहाँ पे डैमेज कर सकता है। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, बारिश वगैरह की वजह से भी जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करके रखना पड़ता है लगभग 21 डेज तक। इन द केस ऑफ विविपेरस ऑर्गेनिज्म, विविपेरस जो ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर जो एग डेवलपमेंट है और जो इम्ब्रियो है, फीटस है, ये सारी जो फॉर्मेशंस हैं वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होती हैं। फीटस इज शील्डेड फ्रॉम द प्रीडेटर, प्रीडेटर से शील्डेड का मतलब प्रोटेक्टेड रहता है क्योंकि वो मदर बॉडी के अंदर ही रहता है हर टाइम, मदर जहाँ भी जाती है तो वो साथ साथ में ही मदर के वोम में प्रोटेक्टेड रहता है। एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स एज अपोज्ड टू द फीटस ऑफ द ओविपेरस एनिमल्स, और साथ में किससे शील्डेड रहता है, एनवायरमेंटल थ्रेट्स, बाहर चाहे कैसी भी कंडीशन हो यदि मदर सेफ है तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स जो सर्वाइव कर रहा है, जो फीटस है वो भी सेफ ही रहता है, इसलिए यहाँ पे जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एडवांस मोड ऑफ एनिमल्स हम बोल सकते हैं, विविपेरस कंडीशन है जो।